चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। एक विशेष उद्देश्य लेकर जो संगठनों ने अपनी एकता और समन्वय बनाकर ये परिचर्चा रखी है, वो बहुत ही महत्व की बात है। हमारा भी श्रमिक जनता संघ एक श्रमिक संगठन है और हम देखते हैं कि देश में आज जाति और मजहब के नाम पर ही नहीं, तो विकास के नाम पर भी और कानून संविधान को कुचलते हुए जो बदल रहे हैं, उसके कारण भी अलग अलग वंचित, पीड़ित और शोषित समाजों के साथ हिंसा ही हो रही है। जीने का अधिकार कुचलना, आजीविका का अधिकार कुचलना, ये हिंसा नहीं तो और क्या है। और हम देखते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा और रोजगार को जो महत्व दिया और पूरे संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उस संविधान सभा के एक एक अनुच्छेद को अगर आप देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि सबको डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। और अगर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी 8% आगे बढ़ती जा रही है और 1% सबसे धनिक लोग जब लॉकडाउन में भी कई गुना ज़्यादा संपत्ति कमाते हैं और दूसरे हैं कि चौथे हैं विदेश में इसकी बात करते हैं, तो दूसरी बाजू हमारे श्रमिकों को भी, न केवल किसानों को, पर आत्महत्या करनी पड़ी है और उनके 20% से कम हुई है आय। तो ये सब जो चित्र है वो गैर बराबरी का है। ये बीभत्स गैर बराबरी संविधान के आप अनुच्छेद 39 देखिए, नामंजूर है, पर वो मार्गदर्शक सिद्धांत है ये कहकर सब कोई उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जो ठेकादारी की प्रथा है, ये तो निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने वाली है। इसीलिए समान काम नहीं, ज़्यादा काम ठेका मजदूरों से लेते हुए उनको कम वेतन देना और मुनाफा ज़्यादा कमाना, यही इसका उद्देश्य है। और ये ठेका मजदूरी आज हर एक कारखाने में, हर एक औद्योगिक क्षेत्र में दिखाई देती है। 80% तक। हमारा उदाहरण है कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ हम 6 साल से लड़ रहे हैं। उन्होंने जो दूसरी बार फर्जी बिक्री की है, उसके बाद जिसको बिक्री की है वो अंदर केवल ठेका मजदूरों पर चला रहे, जबकि 1000 श्रमिक थे, 100 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर थे। शिक्षा क्षेत्र में भी ठेका मजदूरी आई। अभी मैं एक आयुक्त को मिली थी मुंबई की एक महानगर पालिका में। हंसते हंसते मैडम ने कहा, जहाँ हमारे सफाई कामगार ठेका मजदूर है, कि मैडम IAS ऑफिसर्स भी अभी ठेका के तहत ही अपॉइंट होने वाले हैं। महाराष्ट्र शासन ने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन सब जगह हमारे संगठनों ने आवाज़ उठाई तो उसको उन्होंने पीछे किया है। लेकिन आज ये ठेका मजदूरी के कारण शिक्षक भी ठेका मजदूर बन गए हैं, प्रोफेसर्स भी ठेका मजदूर बन गए हैं, जिसकी बात हम आज परिचर्चा में रखेंगे। और निजीकरण में तो आरक्षण है ही नहीं, और आरक्षण के नाम पर विभाजन भी देश में और ज़्यादा करने की एक साजिशें चल रही है। तो इससे मनमुटाव ही नहीं, नफरत तक आगे जाकर और नफरत से हिंसा तक जाकर अर्थनीति और राजनीति का जो एक अवैध गठबंधन बन गया है, उसका चित्र सामने हम आज रखेंगे और इस ठेका पद्धति को बंद करो, यही आवाज़ उठाएंगे। और सभी राजनीतिक दलों में, हम किसी राजनीति में, दलीय राजनीति में नहीं होते हुए भी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूँगा। ऊपर असर पड़ता है या अभिशाप है, इसके ऊपर ये चर्चा है, मुफ्त है। और इसमें क्योंकि ठेकेदारी प्रथा जो है, उसे देश में पिछले 30 सालों में विशेष तौर पर बड़े पैमाने पर नौजवानों के सामने, अर्ध बेरोजगारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। और एक अर्थव्यवस्था जो है गरीब आदमी की और पहले से कमज़ोर हुई है। ठेकेदारी प्रथा में सरकार ने करीब आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी संख्या में लोगों को निकालने का काम, जो स्थायी नौकरी हैं वहाँ से भी निकालने का काम किया है और उनको और कमज़ोर और गरीब करने का काम किया है। और उसके कारण जो है वो हिंसक जो है हो रहा है समाज जो है, और हिंसा उनके ऊपर बढ़ रही है। इसलिए हिंसा मुक्त भारत बनाने के लिए आपको ठेकेदारी प्रथा को
हटाना और उसको कमज़ोर करना जो है बहुत आवश्यक काम है, क्योंकि जब तक ठेकेदारी प्रथा जो है नहीं हटेगी तब तक जो है हिंसा मुक्त भारत नहीं बनेगा। और जो हिंसा बढ़ाने वाले लोग हैं, हिंसा को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, हिंसा को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं, उनको इस देश के लोगों को कमज़ोर करने का काम या उनको जहाँ जहाँ वो बैठे हैं उनको निर्वाचित तरीके से, कानूनी तरीके से हटाने का काम करने की जिम्मेदारी जो है इस देश के नागरिकों पर है और उनको ये जिम्मेदारी संभालनी है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये परिचर्चा रखी है कि किस तरीके से हिंसा मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये देश आगे बढ़ेगा। इतनी बात कह करके मैं जो हमारे साथी हैं, साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज वॉलेंस फ्री इंडिया के तत्वाधान में जो ठेका प्रथा की जो आज परिचर्चा है, उसमें आपने हमारे साथियों के जो व्यूज हैं वो सुने। मेरे भी यही है इसमें कि जो ठेका प्रथा है ये एक प्रकार से वॉलेंस है, ये एक बीमारी है, घातक बीमारी है। देश में बहुत सारी समस्या हैं, ये एक प्रमुख समस्या है और इस प्रमुख समस्या की तरफ किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई ना विचार है, ना वो कोई सीरियस है। जैसे अभी बोला कि निजीकरण में कोई आरक्षण नहीं होता है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, मात्र बहुजन समाज पार्टी जब 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में थी, तो निजीकरण में आरक्षण देने का काम इस देश में अगर किसी पार्टी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले समय में भी अगर हम सरकार में आते हैं या ऐसी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टियां जो संविधान पर विश्वास करती हैं, जो संविधान के मूल्यों पर विश्वास करती हैं, जो संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहती हैं, जो संविधान में अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहती हैं, डिग्निटी के साथ इंडिविजुअल इंसान को जीने का जो अधिकार है वो संविधान के अंदर है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और एक तरफ लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये अधिकारों का मामला है और जब अधिकारों को कुछ लोग कुचलना चाहते हैं तो जो अधिकारों को बचाना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। ये लड़ाई सामूहिक लड़नी चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं, हम उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये वॉलेंस आज से नहीं है, ये हजारों सालों से वॉलेंस है और हम लोग अच्छी तरह इसको जानते हैं, अच्छी तरह इसको महसूस करते हैं, जीते हैं। गाँव में जाइए, शहरों में जाइए, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है जब कोई सरकारें समस्याओं पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है और आपको एक ऐसे जो काल्पनिक मुद्दे हैं उन पर आपको अगर डिबेट कराना चाहती है तो समझ लीजिए कि उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ठेकेदारी प्रथा में जो लोग काम करते हैं उनकी आप समस्या देखिए, ना तो टाइम है उनके पास अपने बच्चों से बात करने के लिए। जब बच्चों से बात नहीं करेंगे तो वो कैसे अपने बच्चों को भविष्य के लिए निर्धारित करेंगे। ना उनके पास इतना पैसा है कि वो अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे पाएंगे, कुछ नहीं है उनके पास, तो डिग्निटी के साथ नहीं जी सकते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं देश के अंदर जो अपना जीवन डिग्निटी के साथ नहीं जी रहे हैं। और जबकि फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान यही कहता है कि हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ये अधिकारों को मार कौन रहा है? आपके पास मौका है, सबके पास मौका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के बहुजनों को और देश के जो संविधान के पक्ष में खड़े हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि मौका आता है हमेशा आप लोगों के पास अच्छे लोगों को चुनने के लिए, क्योंकि राजनीति डिसाइड करती है इस देश के अंदर कि किसके अधिकारों को मारा जाएगा, किसके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम होते हुए भी आज एक प्रॉब्लम पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हमारे सारे जितने भी लोग बैठे हुए डायस पर वो सब बात करेंगे। ये बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए हम सब लोगों को बड़े लेवल पर बात करनी पड़ेगी और जिनकी समस्या है उनको बताना पड़ेगा कि आखिर में आप लोगों की समस्या क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं गुलाम को गुलामी का एहसास करा दीजिए, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ देगा। उनको अभी ये महसूस ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश की महिला अगर अपनी आज़ादी के आंदोलन में खड़े हो जाएंगे तो एक सेकंड में इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हमें लूटा गया है, हमारे अधिकारों को मारा गया है, हमसे जो हमें मिला है ये वैसे ही नहीं मिल गया हम लोगों को, इसके लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है। संविधान में जो अधिकार मिले हैं वो वैसे अधिकार नहीं मिल गए हैं।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी की कुर्बानी देने का काम किया है। वैसे ही नहीं मिल गया ये, लोगों ने बहुत कुर्बानी देने के बाद जो अधिकार मिले हैं, और आज अधिकार होते हुए भी हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। आंदोलन में और जितने भी लोग हैं उनको भागीदारी देनी पड़ेगी, और जब सारे लोग तैयार हो जाएंगे तो मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है कि एक दिन इस समस्या का समाप्त हो जाएगा। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी, बहुत गंभीर विषय है। मैं थोड़े से शब्दों में बस इसके विषय में आपको बताऊंगा, लेकिन 2 आपके सामने आंकड़े मैं रखूंगा, उससे थोड़ा सा इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे। 2 आंकड़े हमारे पास हैं देश में, जो सरकारी ही आंकड़े हैं, कि इस देश में आज की तारीख में जितने ग्रेजुएट हैं उनमें से 50% बेरोजगार। एक आंकड़ा, तो बेरोजगारी कितनी होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा आंकड़ा यह है कि देश में काम करने वाले जितने लोग हैं, महिलाएं पुरुष दोनों मिला के, उसमें से 60% के पास कोई काम नहीं। इतनी गंभीर स्थिति में निजीकरण और ठेका प्रथा को लेकर, मैं निजीकरण को ठेका प्रथा से अलग नहीं कर सकता, मेरी तो दोनों को एक साथ हम रखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। इन दोनों की वजह से न केवल बेरोजगारी इस देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है, बल्कि मैं इसे कहूँगा कि सरकार, सरकारी अधिकारी और उनके साथ मिले हुए ठेकेदार, इनके द्वारा कानूनी जामा पहनाने का दिखावा करके इस देश के मजदूरों का खून चूसा जा रहा है। इसको उदाहरण से ऐसे मैं समझाऊंगा। अभी ठेका प्रथा लगभग हर क्षेत्र में हो गई है। डी ग्रेड में जो आते हैं 4th क्लास में, उसमें तो लगभग पूरी ही तरह हो चुकी है 100%, और जो सी ग्रेड है उसमें भी लगभग काफ़ी मात्रा में हो चुकी है। इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे कोई चौकीदार काम कर रहा है, तो जो कंपनियां ये मैन पावर या वर्कफोर्स या मजदूरों को जो प्रोवाइड कराती हैं ठेके पर, जितना मजदूर के नाम से सरकारी खजाने से पैसा लिया जा रहा है, उसका मात्र 40% ही मजदूर को दिया जा रहा है। बाकी 60% सरकारी अधिकारी, नेता और ये ठेकेदार मिलके लूट रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मैंने बाकायदा लोगों से बात की है। एम्स की बताता हूं। एम्स में नीचे लगभग जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं और चौकीदार वगैरह वो मिला के तकरीबन 5 लेवल पे हैं लोग जो पूरी तरह से प्राइवेट हो चुके हैं ठेके पर। उनमें से एक कंपनी वहां पे जो प्रोवाइड कराती है वो सरकार से लेती है 50,000 रुपये, और जो मजदूर हैं उनको मिलते हैं मात्र 20,000। यानी जिसका कोई काम नहीं है, जिसे कुछ करना नहीं है, वो 30,000 रुपये एक मजदूर के नाम पर लेकर न केवल उसका खून चूस रहा है, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसकी भी खुलेआम लूट हो रही है। और बंदर बाट किस में है? वही 3 नेता, अधिकारी और ठेकेदार। और ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है। इस देश के जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से जो मौका मिल रहा था आगे आने का, उस रिजर्वेशन को सिस्टमेटिक ढंग से खत्म करने का एक तरीका है। अगर समाज के लोग जागे नहीं, संघर्ष किया नहीं, घरों में बैठे रहे, तो तुम अपनी बात तो छोड़ दो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस देश में या तो चोर लुटेरे बनेंगे और नहीं तो भीख मांगेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मुझे इतना ही कहना है। इतनी खराब नीतियां हैं, इनका विरोध करना पड़ेगा। थैंक यू। ऊपर असर पड़ता है या अभिशाप है, इसके ऊपर ये चर्चा है, मुफ्त है। और इसमें क्योंकि ठेकेदारी प्रथा जो है उसे देश में पिछले 30 सालों में विशेष तौर पर बड़े पैमाने पर नौजवानों के सामने, अर्ध बेरोजगारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। और एक
अर्थव्यवस्था जो है गरीब आदमी की और पहले से कमज़ोर हुई है। ठेकेदारी प्रथा में सरकार ने करीब आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी संख्या में लोगों को निकालने का काम, जो स्थायी नौकरी हैं वहाँ से भी निकालने का काम किया है और उनको और कमज़ोर और गरीब करने का काम किया है। और उसके कारण जो है वो हिंसक जो है हो रहा है समाज जो है, और हिंसा उनके ऊपर बढ़ रही है। इसलिए हिंसा मुक्त भारत बनाने के लिए आपको ठेकेदारी प्रथा को हटाना और उसको कमज़ोर करना जो है बहुत आवश्यक काम है, क्योंकि जब तक ठेकेदारी प्रथा जो है नहीं हटेगी तब तक जो है हिंसा मुक्त भारत नहीं बनेगा। और जो हिंसा बढ़ाने वाले लोग हैं, हिंसा को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, हिंसा को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं, उनको इस देश के लोगों को कमज़ोर करने का काम या उनको जहाँ जहाँ वो बैठे हैं उनको निर्वाचित तरीके से, कानूनी तरीके से हटाने का काम करने की जिम्मेदारी जो है इस देश के नागरिकों पर है और उनको ये जिम्मेदारी संभालनी है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये परिचर्चा रखी है कि किस तरीके से हिंसा मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये देश आगे बढ़ेगा। इतनी बात कह करके मैं